आज हम लोग रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म और सेंसर की बात करने जा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म और सेंसर बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसके द्वारा हमें आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सेंसर तथा प्लेटफॉर्म दोनों ही इमेज क्रिएट करने के काम आता है। सेंसर या संवेदक एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। प्लेटफॉर्म वह कैरियर है जिस पर सेंसर माउंट किया जाता है। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म जहां कैमरा या सेंसर लगा हो वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, उसके आधार पे हमें अलग अलग प्रकार के डेटा प्राप्त होते हैं। प्लेटफॉर्म को 3 भागों में विभाजित कर हम इसे डिस्कस करेंगे। प्लेटफॉर्म ग्राउंड बेस्ड हो सकता है, या एयरबॉर्न हो सकता है, या स्पेस बॉर्न हो सकता है। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म पृथ्वी पर किसी मीनार पे, किसी अन्य ऊंची स्थान पे माउंट किया जाता है, या किसी क्रेन पर भी इसे माउंट किया जा सकता है, और उससे हमें ग्राउंड ट्रूथ वगैरह का पता चलता है। इसी तरह एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के द्वारा, तथा स्पेस बॉर्न सैटेलाइट या स्पेस शटल के द्वारा हमें माउंट किया जाता है। सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं। आमतौर पर ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म किसी भी स्थान पर की डिटेल्ड जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है, तो वैसी स्थिति में हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और अपने कैमरा को या सेंसर को उस प्लेटफॉर्म पे स्थापित करते हैं। इससे हमें उस जगह की बहुत सटीक जानकारी मिलती है। दूसरी स्थिति होती है कि हमें जो सैटेलाइट से इमेजेस प्राप्त हुए हैं उनका ग्राउंड ट्रूथ पता करना, यानी एग्जैक्टली वहाँ पर वास्तविक धरातल पर किस प्रकार की सूचनाएं हैं और सैटेलाइट से हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें जानकारी बेहतर ढंग से मिलती है और बेहतर इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। ये आमतौर पे किसी ऊंची सीढ़ी पर, या टॉल बिल्डिंग पर, या किसी क्रेन पर, या किसी ऊंची इमारत पर इसे लगाया जा सकता है, जिससे कि हमें वहाँ से दिखने वाले प्रत्येक ऑब्जेक्ट की जानकारी मिल सके। दूसरा किस्म का प्लेटफॉर्म एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म होता है, जो आमतौर पर एरोप्लेन पर माउंट किया जाता है, यानी हमारे संवेदक या कैमरे एरोप्लेन पे फिट कर दिए जाते हैं और एरोप्लेन जिस ट्रैक से होके गुजरेगा वहाँ की सारी जानकारी या वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो कैप्चर करेगा और वो सूचनाएं हमें प्राप्त होगी। इसमें एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल होता है तथा हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादातर हम लोग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफेंस के लिए इंडियन नेवी या जो वारशिप है उससे जो हेलीकॉप्टर हैं वो उसमें हमारे संवेदक फिट किए जाते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि हम किसी भी स्थान के विषय में जिस समय हमारी ज़रूरत है, ठीक उसी समय हम पृथ्वी पर जो सरफेस पर जो भी अवस्थित सूचनाएं हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह कॉस्टली होता है, चूँकि आप एरोप्लेन अरेंज करना और उसे डिप्लॉय करना और उसका जो कॉस्ट होता है वो हायर होता है, लेकिन यदि त्वरित रूप से हमें किसी क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा स्पेस रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, जिसमें हम 2 तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्पेस शटल और दूसरा है सैटेलाइट। स्पेस शटल में का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम होता है,
ज़्यादातर हम लोग सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और सेटेलाइट का मतलब हुआ कि जो सूचनाएं जैसे पृथ्वी का नेचुरल सेटेलाइट मून है या चांद है, उसी तरह से मैन मेड जो सेटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग रिमोट सेंसिंग में करते हैं, खास करके कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री वगैरह में, जिसमें लोकेशन या नेविगेशन जाना हो या किसी और तरह की सूचनाएं प्राप्त करनी हो। तो ये सपोज ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं जो अलग अलग पर्पस से अलग अलग ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं, और यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ये सन सिंक्रोनस भी हो सकता है, या इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी हो सकता है, या ये पोलर ऑर्बिट भी इसका हो सकता है। और जैसी हमारी आवश्यकता है उसके आधार पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब हम लोग ऑर्बिट्स की बात करने जा रहे हैं। ऑर्बिट्स का मतलब है कि सैटेलाइट पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वह किस तरह से लगाता है। इसको जानने के पहले हमें केपलर के लॉ की बात हम करने जा रहे हैं। जो सैटेलाइट का मूवमेंट है वह केपलर महोदय ने उसके घूमने के विषय में बतलाया, जिसमें पहला जो लॉ है केपलर का वो बताता है कि द पाथ फॉलोड बाय ईच प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन फोसी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सन जो है, ये सन एक पॉइंट है, और जो भी सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलिप्टिकल पथ पे कर रहे हैं, ये कंप्लीट सर्कुलर पथ पे नहीं करते हैं। तो पहला लॉ है कि ये इलिप्स के रूप में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जितने भी सैटेलाइट्स हैं या जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं। सेकेंड लॉ है वो कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। यहाँ आप देखिए कि ये जो सन है, ये पॉइंट सन से ये पॉइंट जो है ये नज़दीक है, और ये दूसरा जो पॉइंट है ये काफ़ी दूर है। लेकिन जब ये सूर्य के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते हुए जो वो दूरी तय करेगा, उस दूरी से जो एरिया क्रिएट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, या यहाँ पर ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, या यहाँ पर ट्रायंगल का जो लेवल है ये पतला है, ये हो रहा है, तो ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप करेगा। जो थर्ड लॉ है वो है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो इस तरह से केपलर के लॉ से हम इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं सैटेलाइट का ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सैटेलाइट के ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक में कुछ पॉइंट्स बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे वह कितनी ऊंचाई पर है, उसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन से वह कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तीसरा कि उसका पीरियड क्या है, यानी कि वो कितना समय लेता है। चौथा उसका रिपीट साइकिल कितना है, यानी कि वह एक चक्कर लगाने के बाद उसी जगह पे दूसरा चक्कर कितने टाइम में लगाता है। चौथा स्वाथ, यानी कि संवेदक से जो इमेज हम जब लेते हैं तो वह कितनी चौड़ाई में या कितने चौड़े स्ट्राइप का वह सूचना प्राप्त करता है, वह उसका स्वाथ कहलाएगा। जैसे यदि कोई यहाँ सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट से यदि हम इसे देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट से संवेदक नीचे एक बीम निकाल रहा है, तो ये बीम से ये जो चौड़ाई हुई, ये सैटेलाइट आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ते हुए ये पृथ्वी के सरफेस पे जितने चौड़ाई को कवर करेगा वो उसका स्वाथ कहलाएगा। अगला चीज़ है एसेंडिंग पास एंड डिसेंडिंग पास, यानी कि जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पेरिजी और एपोजी। पेरिजी कहते हैं जब वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, और एपोजी कहते हैं जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होगा। जैसे इस पॉइंट पर यदि देखें तो ये जो है ये एपोजी का पॉइंट है, और ये जो है वो नियरेस्ट पॉइंट है जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का बिंदु है, तो इसे हम पेरिजी कहेंगे।
तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेटेलाइट ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। और ऑर्बिट का जैसे मान लीजिए कि ये एक सेटेलाइट है जो कि पोलर सेटेलाइट है, पोल टू पोल ये रिवॉल्व कर रहा है। तो पोल टू पोल रिवॉल्व करते हुए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कितना एंगल बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर के और अगला एंगल बन क्या रहा है उसको हम लोग उसका इंक्लिनेशन कहेंगे। और इस इंक्लिनेशन से हमें पता चलता है कि सैटेलाइट एग्जैक्टली किस पथ को फॉलो करेगा। धन्यवाद।